कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह और यह उत्तर अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश आईसीएस अफसर तथा पक्षी विज्ञानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया कहा था। सिर्फ दो बातें याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। स्पेसिफिकली बात करें तो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 किसके द्वारा की गई, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे। इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। अब दोस्तों जब एक समूह बना लिया गया है तो इसकी मीटिंग भी होगी, तो कांग्रेस के लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम हर साल दिसंबर में मिला करेंगे और कांग्रेस की एक मीटिंग किया करेंगे। कांग्रेस की इसी मीटिंग को अधिवेशन का नाम दे दिया गया, सेशन का नाम दे दिया गया। तो बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की। तो देखिए दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है और यह डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी समय पुणे में प्लेग की बीमारी फैल जाती है और इतना ज्यादा प्लेग फैल जाता है कि वहां पर कांग्रेस के अधिवेशन को कैंसिल कर दिया जाता है और पुणे से कहां पर शिफ्ट किया जाता है, बंबई में कांग्रेस अधिवेशन को शिफ्ट किया जाता है और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब होता है साहब, तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। तो प्रश्न बनाते जाना दिमाग में कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। कहां हुआ, बंबई में। बंबई में भी कहां पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तीसरा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया जाना था, वेयर इट वाज सपोज्ड टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। तो आंसर होगा पुणे, लेकिन वहां पर प्लेग की बीमारी फैल गई तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस के पहले अधिवेशन को आयोजन किया गया। अगला सवाल यह आता है कि अगर आप एक मीटिंग बुला रहे हो तो उसमें अध्यक्ष भी होंगे और उसके सदस्य भी होंगे। तो दोस्तों कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे और 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। प्रमुख सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनशा वाचा, रहीमतुल्लाह सयानी, वीर राघवाचार्य आदि इसमें शामिल थे। लेकिन भारत के उस समय के एक प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि वो इंडिया एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे और इंडिया एसोसिएशन को आगे बढ़ा रहे थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया। आगे बढ़े दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख बातें होंगी। अब अगर हम देखें कि क्या क्या काम हुआ पहले अधिवेशन में, तो सबसे बड़ा काम यह हुआ दोस्तों कि कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और साथ ही साथ पहले अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की जा रही है। इसी समय दोस्तों द इंडिया मिरर नाम का एक अखबार था जो कि कलकत्ता से प्रसारित होता था। उसमें कांग्रेस को भारत की पहली राष्ट्रीय सभा कहा गया, फर्स्ट नेशनल असेंबली ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना या परिचय से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। एक बार दोस्तों मैं रिवाइज कर रहा हूं, मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। पहला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आंसर करेंगे सर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा, तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और ए.ओ. ह्यूम की जो बायोग्राफी है दोस्तों वो विलियम बैडरबर्न के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न ये आएगा कि कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, मतलब सबसे पहला नाम क्या था, तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा, तो दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके सुझाव पर कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। चौथा प्रश्न आएगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित होना था, पुणे में, लेकिन पुणे में क्या आ गया दोस्तों, प्लेग आ गया। तो कहां पर आयोजित हुआ, बॉम्बे वाले इलाके में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। 72 सदस्यों में भारत के उस समय के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, रहीमतुल्लाह सयानी, पर एक व्यक्ति जो इसमें शामिल नहीं था उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस समय भारत का वायसराय डफरिन था और डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों की संस्था है, कांग्रेस इज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसमें सिर्फ कुछ शहरी लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। और कांग्रेस के जो इनिशियल सेशन हुए उसमें 70, 72, 100, 200, 300 इतने ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो डफरिन ने कहा कि ये तो छोटी सी मामूली सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बातें कांग्रेस के निर्माण से संबंधित हैं, ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। अब अगला सवाल ये आता है कि जब एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो इसकी प्रतिक्रिया कैसी थी, आखिरकार इसका रिएक्शन कैसा था। तो कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया कि देखिए साहब, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की है क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था और नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है। तो वहीं कुछ लोगों ने यह कहा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखते थे, इसी कारण कांग्रेस का निर्माण किया गया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो यहां से प्रश्न बनके आ जाता है कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। तो याद रखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय और विलियम बैडरबर्न इसने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा दी। सर सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा कि देखिए भारत में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह हो रहा था, अंग्रेजी गवर्नमेंट के प्रति इंडिया में बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था, तो अगर वो एकदम से फट जाता तो इससे अंग्रेजी सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो कांग्रेस नाम की एक सीटी लगा दी गई ताकि अगर विद्रोह करना भी है तो कांग्रेस के मंच को आगे बढ़ा करके करेंगे और कांग्रेस को सरकार नियंत्रित कर सकती है। तो अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के निर्माण के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। तो आंसर करेंगे लाला लाजपत राय और विलियम बैडरबर्न ने सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दूसरा नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया था। कौन सा, थंडर, ठीक है, त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। त्वरित चालक का सिद्धांत यह कहता है
कि देखिए साहब, एओयू ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की कि अगर चूंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, इंडिया में नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, तो हो सकता है ब्रिटेन की सरकार पूरे के पूरे आंदोलन को कुचल देती। लेकिन चूंकि एओयू के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इस संस्थान को ब्रिटेन की सरकार नहीं कुचलेगी और धीरे धीरे कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के निर्माण को डिफेंड कर रहे हैं। तो यहां से एक और प्रश्न आएगा, कांग्रेस की उत्पत्ति का त्वरित चालक सिद्धांत किसने पेश किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पेश किया गया। अगला नाम है डफरिन। तो डफरिन ने अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। कर्जन ने ऐसा इसलिए कहा कि जब 1904-5 का समय था, तो इसी समय कांग्रेस में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई, इनमें डिवीजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैसे हो गया सर? कांग्रेस का एक ग्रुप था जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ये शामिल थे। इनका कहना था कि हम उदारवादी नीतियों को अपनाएंगे और हम ब्रिटिश शासन के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। अगर हमें कोई बात रखनी है तो हम उनको पत्र लिख करके भेजेंगे और उनसे याचना और प्रार्थना करेंगे। ऐसा करते करते कांग्रेस को 20 साल हो गए थे और कांग्रेस के मत्थे कुछ नहीं लगा था। तो इसी समय कांग्रेस में लाल बाल पाल की एंट्री होती है और उनके साथ अरविंद घोष की एंट्री होती है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष की एंट्री कांग्रेस में होती है। इन्होंने कहा कि भैया इन सबसे काम नहीं होगा, अब हड़ताल करो, अब जाकर के विदेशी सरकार का बहिष्कार करो, ब्रिटेन की सरकार की आलोचना करो। तो इनको कहा गया कि ये गर्मपंथी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको कहा गया कि भैया ये तो लिबरल हैं, ये तो मॉडरेट हैं। तो दोनों के बीच में खाई पैदा होने लगी थी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का विभाजन पास में था। तब लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ठीक है, अगला है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। यह भी उन्होंने तभी कहा था जब डिवीजन हो रहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो यहां से दोस्तों ये सवाल निकल के आता है कि किसने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कही गई थी। तो ये कांग्रेस के निर्माण के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, ये लोगों का रिएक्शन था जो उन्होंने कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ तब दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करने वाले हैं। घबराना नहीं है आपको कि सर इतने सारे अधिवेशन है, कैसे याद रखेंगे, क्या होगा? फिर से कह रहा हूं, घटनाओं पर फोकस कीजिएगा, ईयर पर फोकस मत कीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कुछ यहां पर फिल्टर करके लेके आया हूं, कुछ सेशन फिल्टर करके लेके आया हूं। तो इन अधिवेशनों को अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपका बोलते हैं ना कि पूरा एक खांचा बन जाएगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो अब हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर अधिवेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक प्रकार की एनुअल मीटिंग। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार की ये वार्षिक बैठक होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की वार्षिक बैठक होती है, ये एक प्रकार की एनुअल मीटिंग होती है और इसी को अधिवेशन कहा जाता है। तो कांग्रेस के 50 से ज्यादा अधिवेशन आजादी के पहले हुए थे, पर हमें 20 से 25 अधिवेशनों को पढ़ना है। प्रश्न मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पूछ लेगा कि भैया जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो अधिवेशन कहां पर हुआ, अध्यक्ष कौन था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करते हैं जो 1885 में बंबई में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया था। उस समय के एक बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो हमने अभी पढ़ा है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में, तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। यहां से प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि कोलकाता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, सेकंड सेशन था, वो कोलकाता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं कांग्रेस के। पारसी व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो दादा भाई नौरोजी हैं। और दोस्तों पहले भी हमने पढ़ा है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी बने हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में कब हुआ, दूसरा 1886। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार अध्यक्ष बने। 1886 कलकत्ता सेशन, 1893 लाहौर सेशन और 1906 का कलकत्ता सेशन अगेन। ठीक है, चलिए तो पहला अधिवेशन हो गया, दूसरा अधिवेशन हो गया, बीच बीच में रिवीजन करते जाएंगे तो याद रहेगा आपको। फिर है दोस्तों कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। तो यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब अध्यक्ष बने? तो भैया 1887 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ वहां पर बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और इसी समय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया था। तो यहां पे 3 अधिवेशन क्लियर होंगे। पहला अधिवेशन, अच्छा पहला दूसरा ये सूरबस पूछता है, 5-6 का नहीं पूछता। फर्स्ट जो सेशन है कांग्रेस का बॉम्बे में, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष हो जाएंगे। दूसरा सेशन कलकत्ता में 1886 में होगा, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होंगे। और तीसरा सेशन जो है वो 1887 में मद्रास में आयोजित किया जाएगा और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होंगे जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं, चौथे अधिवेशन की बात करते हैं। ये 1888 मतलब क्रम से चल रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, क्रम से चल रहा है। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में पहला अधिवेशन कब हो रहा है कांग्रेस का? 1888 में इलाहाबाद में पहला अधिवेशन हुआ। 1885 में बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ। 1886 में कलकत्ता में पहला अधिवेशन हुआ। 1887 में मद्रास में पहला अधिवेशन हुआ। तो 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की जाएगी। अब जॉर्ज यूल आपको नहीं लग रहा कि ये अंग्रेजी नाम है, यूरोपीय नाम है? तो जॉर्ज यूल एक अंग्रेज थे और यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बनेंगे। कई बार लिखा रहता है कि ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनते हैं। इसी सम्मेलन में लाला लाजपत राय शामिल हुए थे और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार ने जितने भी लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे उनको स्ट्रिक्टली कहा था कि वह कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग नहीं लेंगे, वह कांग्रेस के सेशन में भाग नहीं लेंगे। अब यार यहां तक एक बार रिवीजन करना बनता है क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। पहला प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी।
कब अध्यक्ष बने? तो 1886 कलकत्ता सेशन। दूसरा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये कब बने भैया? तो 1887 में जो मद्रास अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस के पहले यूरोपीय या अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर करेंगे साहब जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। और ये 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने। प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकता है कलकत्ता में पहला अधिवेशन कब हुआ, मद्रास में पहला अधिवेशन कब हुआ या इलाहाबाद में पहला अधिवेशन कब हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन की बात करते हैं जो 1889 में बंबई में हुआ था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता विलियम बैडर वर्न के द्वारा की गई थी। विलियम बैडर वर्न से जुड़ी हुई दो बातें याद रखना। पहली बात तो यह है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्रेजेंट किया था लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के। और दूसरा काम इन्होंने ये किया था कि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, और बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। बस इतनी बातें याद रखना है। तो विलियम बैडर वर्न ने ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी को लिखा था, ठीक है। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि लंदन में विलियम डिग्गी की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी की स्थापना होती है, जो इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर निकालेंगे। तो अब कांग्रेस भारत से बाहर भी अपनी कमेटीज को एस्टैब्लिश करना शुरू कर देगी, और विलियम डिग्गी की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी बनाई जाएगी लंदन वाले इलाके में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवें अधिवेशन की बात करते हैं। ये कोलकाता में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, और भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। 12वां अधिवेशन। अब ऐसे नहीं क्रम से पूरे पढ़ना है। ये 1886 में हुआ कोलकाता में, रहीमतुल्लाह सयानी, और यहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो याद रखेंगे 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। तो ये दोस्तों कांग्रेस के शुरुआत के सेशन है, इनिशियल सेशन है, जो कांग्रेस के प्रारंभिक 15 वर्षों में हुए थे, इनिशियल 15 इयर्स में हुए थे। अब हम 1900 के बाद चलेंगे और डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 में हुआ था। और पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी हुई दो तीन बातें याद रख लो। पहली बात तो याद रखो कि इन्होंने कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित त्वरित चालक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दूसरी बात, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और तीसरा, इन्होंने एक संस्था बनाई थी, और संस्था का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कई बार इसे इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित त्वरित चालक सिद्धांत पेश किया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी 1905 में यह कहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह स्वशासन की मांग करनी चाहिए, सेल्फ रूल की मांग करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों के उपनिवेश हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने यह कहा कि देखिए साहब, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया, उनको डोमिनियन स्टेटस दिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि आप अपना प्रशासन कैसे चलाना चाहते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च होगा आपके राज्य का, वो इंग्लैंड का ताज होगा, वो इंग्लैंड का क्राउन होगा। आज भी अगर आप देखें, जो सबसे ऊपर होता है वो इंग्लैंड की महारानी है। हालांकि उनका प्रभाव कुछ नहीं होता है, नाम मात्र का प्रभाव है। बाकी अपना प्रशासन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खुद ही चलाते हैं दोस्तों। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा कि हमें भी इसी प्रकार के स्वशासन की मांग करनी चाहिए, इसी प्रकार के सेल्फ रूल की डिमांड हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का अधिवेशन 1905 में होता है। 1905 के बाद 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, औद्योगिकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रपोज किया था। साथ ही साथ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी थी। पहले भारतीय थे जिनका चुनाव ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए हुआ था। लेबर पार्टी की टिकट से फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, और तीसरी और आखिरी बार 1906 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस में किया जाएगा। स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन कांग्रेस में स्वराज शब्द का पहला इस्तेमाल 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो ये इनिशियल सेशन है कांग्रेस के, बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ बातें जो अभी याद होती जा रही हैं, याद करते जाइए। कुछ बातें धीरे धीरे आप पीडीएफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो ही जाएंगी। इसके बाद अगला है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां बस इतना याद रख लो कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। देखो दोस्तों, दो हैं, एक है रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी थे। कौन थे ये एक क्रांतिकारी थे। सर कैसे याद रखेंगे? सुभाष चंद्र बोस भी एक क्रांतिकारी थे, तो उसी प्रकार रास बिहारी बोस भी एक क्रांतिकारी थे। और दूसरे हैं रास बिहारी घोष, और ये क्या है दोस्तों? ये घोष जरूर है लेकिन ये खामोश है, ठीक है। और ये लिबरल में आते हैं, ये किसमें आते हैं? ये उदारवादी में आते हैं, कांग्रेस के उदारवादी नरमपंथी दल से ये आते थे। तो 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इन्हीं के समय कांग्रेस का पहला विभाजन होता है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस होता है, और कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। एक तो नरम दल जो मुख्य कांग्रेस बनी रहती है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले लीड करते हैं, और दूसरा लाल बाल पाल और उनकी फिलॉसफी से संबंधित लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। लाला लाजपत राय 1916 में वापस कांग्रेस में जुड़ पाते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी बाद में कांग्रेस में जुड़ पाते हैं दोस्तों। तो लाल बाल पाल को 1907 के सूरत अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। तो पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस। एक और प्रश्न आएगा, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ? कांग्रेस डिवाइडेड इनटू द मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो आंसर करेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधा 1911 में आएंगे। 1911 का अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ। कोलकाता में 10 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, जबकि 7 अधिवेशन मद्रास में और 7 अधिवेशन
बॉम्बे में हुए हैं। तो पूछ लेगा कई बार कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए हैं? कोलकाता में हुए हैं 10, बॉम्बे और मद्रास में 7 अधिवेशन हुए हैं। तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन होगा, पंडित बिशन नारायण धर, और पहली बार इसमें जन गण मन अधिनायक जय हे गाया जाएगा, जो हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद 1916, तो 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस दो भागों में टूट गई। लेकिन 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, यहां दोस्तों कांग्रेस वापस से जुड़ जाएगी और वापस से कांग्रेस का इंटीग्रेशन होगा। ये इंटीग्रेशन दो भागों में हो रहा है। देखिए, अब थोड़ी सी कहानी, बैकग्राउंड स्टोरी को जरा समझ लीजिए। हुआ ये कि 1906 में 1906 में ढाका में आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। किसकी स्थापना कर ली? मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। 1907 में क्या हुआ? तो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। इसको मॉडरेटर कहा जाता है, इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। फिर दोस्तों 1916 का समय आया, कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय। 1916 का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो यहां कांग्रेस का इंटीग्रेशन होता है और दो प्रकार से इंटीग्रेशन हो रहा है। सबसे पहले तो वापस से नरम दल और गरम दल के नेता साथ में आ गए, मतलब कि मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए। तो पहले तो कांग्रेस का इंटीग्रेशन हो गया, कांग्रेस आपस में जुड़ गई, और साथ ही साथ इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ और इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। बाल गंगाधर तिलक के समर्थक, जो कि उस समय होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, एक स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र से लखनऊ पहुंचे थे, तो उसे कहा गया कांग्रेस ट्रेन। ठीक है, और बड़ी मात्रा में लोग समर्थक आए थे बाल गंगाधर तिलक के, और ग्रैंड एंट्री हुई थी, री एंट्री हुई थी बाल गंगाधर तिलक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो एक प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः शामिल कब किया गया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला जो सेशन है दोस्तों, ये 1917 का अधिवेशन है, 1917 का अधिवेशन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह भी कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। तो सर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है। महिलाओं ने कांग्रेस में प्रवेश कब लिया था? तो जब कांग्रेस का आई थिंक 5वां अधिवेशन हुआ था, 5वां अधिवेशन 1889 में विलियम बैडरवर्ल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, तब कांग्रेस में महिलाओं की एंट्री हुई थी। पर कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए विलियम बैडरवर्ल्ड की अध्यक्षता के बाद कांग्रेस में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। तो आप सोच करके देखिए कि 1889 से इंडियन नेशनल कांग्रेस में विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कब बनेंगी? तो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें एनी बेसेंट, और ये भी भारतीय नहीं है, ये भी एक विदेशी महिला है, आयरलैंड की ये महिला है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी दोस्तों? एनी बेसेंट बनेंगी। आगे अभी कंफ्यूजन भी होगा आपको, पर वो आगे क्लियर करेंगे। इतना बस याद रखो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से आई थी। पहले ये थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, बाद में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था, जो दक्षिण भारत और पूरे भारत में फैल गया था। आडयार मद्रास में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम के अखबार भी इनके द्वारा चलाए जाते थे। ठीक है, तो एनी बेसेंट पहली विदेशी महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। आगे बढ़े दोस्तों, फिर हम बात करेंगे कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की, जो कि 1919 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया कांग्रेस के द्वारा और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में हुआ करता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में हो रहा था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला, जो कि अमृतसर में एक जगह है, एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। डायर नाम के एक जनरल ने निहत्थी जनता पर गोलियां चला दी, बहुत से मासूमों की जान इसमें गई। हाल ही में डेविड कैमरून ने इसके लिए माफी भी मांगी थी दोस्तों। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा 33वें अधिवेशन 1919 के अमृतसर अधिवेशन में की जाती है। इसके बाद दोस्तों 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है और अब ये वो समय है जब महात्मा गांधी भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। 1914 में 1914 में महात्मा गांधी भारत 1915 के आसपास 14-15 के आसपास महात्मा गांधी भारत आ चुके हैं और भारत आने के बाद अब ये एक्टिव हो चुके हैं। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और तीनों ही आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा लीड किए गए, तीनों ही आंदोलन सफल हुए थे। तो अब गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टेशन भारत में बन चुका है और उनका एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट यहां पर आ चुका है। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे थे और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे, पहला नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसका नाम असहयोग आंदोलन रखा गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महात्मा गांधी के 3 बड़े आंदोलन भारत में है: असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तीनों में एक से क्रियाकलाप किए जाएंगे और तीनों की जो मेन फिलॉसफी है वो सत्याग्रह है, तीनों सत्याग्रह पर आधारित है। तो गांधी जी हमेशा एक बात कहते थे कि वो आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, वो मूवमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं। पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी की घटना के बाद पोस्टपोन किया और रिज्यूम किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू करके। फिर उन्होंने इसको रिज्यूम किया व्यक्तिगत सत्याग्रह करके, ठीक है, और फिर उन्होंने रिज्यूम किया क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा। हालांकि उसी समय गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो पहली बार 1920 का नागपुर अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य करेंगे। इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया, हालांकि ये पारित नहीं हो पाया। फिर 1920 में ही कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया, क्योंकि नॉर्मल जो अधिवेशन हुआ था उसमें बात नहीं बन पाई थी। तो 1920 में ही एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है कि लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो बाल गंगाधर तिलक भी अध्यक्ष नहीं बने, अरविंद घोष भी अध्यक्ष नहीं बने, विपिन चंद्र पाल भी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन 1920 के कांग्रेस के स्पेशल सेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे और यहां पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया जाता है। फिर दोस्तों
1923 में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक और विशेष अधिवेशन होगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय लगभग 35 साल के थे, तो ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। तो एक और प्रश्न बन जाएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1935 वर्ष की आयु में 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। 1923 में हुआ क्या था ये भी समझ लो। तो दोस्तों 1923 का जो टाइम पीरियड है, इसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में हुई थी। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, किसने किया था, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। विट्ठल भाई पटेल प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के। तो कांग्रेस से अलग होकर के चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण किया था। पर 1923 में कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और कहा गया कि स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस के लोग हैं वो स्वराज पार्टी का हिस्सा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, बेलगांव कर्नाटक में आता है और पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो जाते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे और 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़े दोस्तों। इसके बाद 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनती है। श्रीमती सरोजिनी नायडू अब ये एक भारतीय महिला है, ये एक इंडियन लेडी है। तो पहली बार एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है। यहीं से कुछ प्रश्न निकल करके आते हैं। पहला प्रश्न तो ये निकल के आएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, हु वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आंसर करेंगे एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तब आंसर करेंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। आगे बढ़ते हैं। 1926 का अधिवेशन ये गुवाहाटी में होगा, श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करेंगे और कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया जाएगा। 1927 का अधिवेशन मद्रास में होगा, डॉक्टर एएम अंसारी इसकी अध्यक्षता करेंगे और साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय यहां पर लिया जाएगा। 1928 वो समय आने वाला है जब साइमन कमीशन भारत आने वाला है। साइमन कमीशन का निर्माण लंदन में शुरू हो जाता है, तो यहीं पर यह फैसला ले लिया जाता है कि जब साइमन कमीशन भारत आएगा तो हम उसका विद्रोह करेंगे, हम उसको बॉयकॉट करेंगे। फिर दोस्तों 1929 बहुत महत्वपूर्ण सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। 45 ये कांग्रेस का अधिवेशन था। एक मिनट की बस। तो दोस्तों जो 45वां अधिवेशन है कांग्रेस का, जो 1929 में हुआ था, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक है। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सर यह अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 45वें अधिवेशन 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लगातार यह डिमांड कर रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं करनी चाहिए, अर्थात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्टेटस की डिमांड नहीं करनी चाहिए, पूर्ण स्वराज का मांग करना चाहिए। और पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही कारण है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखो यहां पर ना कुछ लोगों को डेट में कंफ्यूजन रहता है, डेट्स यार बहुत अच्छे से याद रखना। यहां पर जो बात हम कर रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि 1929 में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन होगा। कहां होगा, लाहौर में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे। ये पहली बात है। क्या निर्णय लिया जाएगा, तो निर्णय लिया जाएगा कि अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, तो अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में हुआ था अधिवेशन, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, लाहौर के पास ही रावी नदी के किनारे झंडा फहराया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि हम 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यही कारण है कि भारत का संविधान तो 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको यहां पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले अधिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे 46वां अधिवेशन 1931 और 1931 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसका आयोजन कराची में किया गया था। देखिए दोस्तों, इसमें मूल अधिकारों की मांग की गई, गांधी इरविन समझौते को एक्सेप्ट किया गया और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब इसकी कहानी जरा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन आ चुका है और साइमन कमीशन भारत का अध्ययन करके इंग्लैंड वापस चला गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत के लिए भारत शासन अधिनियम का निर्माण करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि इसमें भारतीय भी शामिल हो, इसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए। तो इसके लिए क्या होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना शुरू होते हैं, गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में आयोजित किया जाता है और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किए गए थे। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेगी, इसका मतलब भारत की सबसे बड़ी पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। तो इससे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चिंतित हो गए। तो उन्होंने भारत में उस समय वायसराय थे इरविन से कहा कि आप इनको कन्विंस करो कि ये इंडियन नेशनल ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो इरविन जो है वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाता है और महात्मा गांधी और इरविन के बीच में मार्च 1931 में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इस समझौते को कांग्रेस कब मान्यता देती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसमें मान्यता देती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की नुमाइंदगी महात्मा गांधी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जो अगला अधिवेशन है वो 1937 का फैजपुर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बारे में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का ये पहला ऐसा अधिवेशन है जिसका आयोजन गांव में किया जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा है, तो
फैजपुर बंगाल का अधिवेशन है 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद 1938 में हरिपुरा में एक सम्मेलन होता है और पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और इसी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का आयोजन किया जाता है। दोस्तों फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जबलपुर मध्य प्रदेश के पास। त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। 2 मिनट इसकी कहानी को जरा आप समझ लीजिए। देखिए हुआ ये कि ऑलरेडी हमने देखा कि 1938 में हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ था, गुजरात वाले इलाके में आता है हरिपुरा। तो हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर अगला अधिवेशन कांग्रेस का 1939 में हुआ और ये कहां पर हुआ? तो 1939 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन त्रिपुरी में होता है, जो मध्य प्रदेश में आता है। यहां पर अध्यक्ष पद के लिए 2 लोग खड़े होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव होता था, कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन होता था, तो अध्यक्ष के लिए 2 लोग खड़े होते हैं। एक तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और दूसरे खड़े होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। कौन खड़े होते हैं? पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पास क्योंकि युवा नेता थे तो यूथ कांग्रेस का समर्थन था, ठीक है, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। बहुत बड़ा नाम था महात्मा गांधी, याद रखेंगे इस बात को कि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया था। इसमें पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र की जीत होती है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया की इसमें हार हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पर इसी के बाद मतभेद शुरू हो जाते हैं कांग्रेस में और फिर सुभाष चंद्र बोस ये फैसला करते हैं कि अब वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे देते हैं और इसके बाद 1939 में ही वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर कहानी आपको पता है, जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष बनेंगे। जापान की जो फौज है, जापान की फौज से उनको अंडमान निकोबार वाला इलाका मिल जाएगा, वहां पर भारत की सरकार की स्थापना करेंगे, वहां से एक रेडियो का संदेश चलाएंगे, उसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाएंगे। तो ये एक पूरी कहानी फिर निकल करके आती है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई। तो सवाल ये आता है कि सर अगर सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने चले गए थे तो आखिर त्रिपुरी की अध्यक्षता की किसने? तो अल्टीमेटली त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। ठीक है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया हार चुके थे तो वो तो अध्यक्ष नहीं बनते, तो अंततः इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये बातें त्रिपुरी अधिवेशन से जुड़ी हुई हैं, तो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में होता है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करेंगे और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात होगी और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की बात होगी कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाएगा और फिर कांग्रेस के रेगुलर अधिवेशन बंद हो जाएंगे। अब हुआ ये कि 1940 में आपने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, तो 1941 से 1945 तक इस पूरी ड्यूरेशन में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा है और चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो अबुल कलाम आजाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं लगातार 5 सालों तक। तो यहीं से एक प्रश्न निकल के आता है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने रहे। हालांकि स्वतंत्र भारत में फिर सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं, पर यहां पर हम आजादी के पहले की बात कर रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा समय तक वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 1946 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन होता है। अब भारत को आजादी मिलने वाली है और जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी समय भारत को आजादी मिली। तो एक प्रश्न यहां से ये निकल के आ जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? मेरठ में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 में जब 15 अगस्त को भारत को आजादी मिलती है तो उसके बाद जेबी कृपलानी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। लेकिन उस कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है, बस इतना याद रखना है कि जब भारत को आजादी मिली तो उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। दोस्तों इस प्रकार से हमने कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को पढ़ लिया। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जब हम इन महत्वपूर्ण अधिवेशनों को पढ़ रहे थे तो बहुत सारी घटनाओं को हमने यहां पर पढ़ लिया। हमने आजादी की बात कर ली, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली, सूरत स्प्लिट को डिस्कस कर लिया, लखनऊ पैक्ट को हमने डिस्कस कर लिया, पूना पैक्ट की हमने बात कर ली, इसी के साथ साथ हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया की बात कर ली। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं आप कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की झलक हमें देखने के लिए मिल गई है, उसके ग्लिम्स हमको देखने के लिए मिल गए हैं। तो